हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि ये आप लोगों की 8वीं क्लास होगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि यूसुफ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रवि, कौटिल्य, कीर्तन और सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जिससे कि हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट कर सकें। तो कल हम लोगों ने, जैसा कि इसके पहले पढ़ रखा है, आंतरिक परावर्तन, तो इसके आगे हम लोगों ने आज पढ़ना है क्रांतिक कोण। तो स्टार्ट करते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रांतिक कोण है क्या, तो देखते हैं। ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, और ये हमारा सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में एक प्रकाश किरण सीधी चली गई और एक प्रकाश किरण ऐसे चली गई। अब इसमें ये अभिलंब होगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर हट गई, तो ये आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R हो गया। अब इसी बिंदु से आपतित किरण गई और आप ये इसका अभिलंब हो जाएगा। तो ये विरल माध्यम में ना जाकर अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर चली जाएगी इस प्रकार। तो ये कोण I और ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में कोण का मान 90 अंश या समकोण होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है वायु और जल के लिए क्रांतिक कोण। वायु और जल के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 48.75 डिग्री। ये वायु और जल के लिए क्रांतिक कोण का मान है। अब दूसरा देखते हैं, वायु और क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण। तो वायु और क्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 41.14 डिग्री। अब तीसरा देखते हैं, वायु और फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है 37.31 डिग्री। चौथा पॉइंट, वायु और कांच, साधारण कांच होगा। तो वायु और साधारण कांच के लिए क्रांतिक कोण 41 डिग्री 49 मिनट ये होगा। अब पांचवा पॉइंट, वायु और हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री, या लगभग में इसको 24 डिग्री लिखते हैं। अब इसके लिए छठवां पॉइंट, हीरा और जल के लिए
जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 63 डिग्री होता है, क्योंकि हीरा 2.2442 अपवर्तनांक और जल का 1.33, तो ये इससे जल का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से कम होता है, तो इसलिए इसका क्रांतिक कोण ज़्यादा होता है 63 डिग्री। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिक कोण है। वायु जल के लिए क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री, वायु क्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण 41.14 डिग्री, वायु फ्लिंट कांच के लिए क्रांतिक कोण 37.31 डिग्री और वायु कांच के लिए क्रांतिक कोण 41 डिग्री 49 मिनट और वायु हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री या लगभग में 24 डिग्री इसको लिखते हैं और हीरा जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 63 डिग्री। तो ये होता है कुछ पदार्थों के लिए क्रांतिक कोण के मान हैं, वायु जल जैसे हो गए। अब आगे इसके लिए देखते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो इसको जान लेते हैं, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो इसमें देखते हैं क्रांतिक कोण को C या IC से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो इसकी जगह IC या C लिखा जा सकता है। तो क्योंकि 2n1 बराबर साइन आई के स्थान पर C या IC, C बटे और साइन R के स्थान पर साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। अब साइन 90 अंश की वैल्यू त्रिकोणमिति में होती है 1, इसलिए 2n1 बराबर साइन C। तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने पहले वीडियो में कि क्या होता है 2n1 बराबर 1/1n2, तो यहाँ पर रख देंगे, इसलिए 1/1n2 बराबर साइन C, या इसको ऊपर ले जाएंगे 1n2 बटे, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 1/sin C। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध का सूत्र होता है। अब मान लेते हैं जैसे कि कोई प्रकाश किरण है, वो वायु से जल में जा रही है, तो क्या हो जाएगा ANW बराबर 1/sin C। इसी प्रकार वायु से कांच में जा रही है प्रकाश किरण, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ANW बराबर ANG बराबर 1/sin C, ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अब कोई किरण जल से कांच में जा रही है, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, WNG बराबर 1/sin C। ये हमारे रिजल्ट प्राप्त हो गए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के संबंध में। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक, यहाँ पे देखते हैं, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम, और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान
न्यूनतम होता है। तो ये क्रांतिक कोण का टॉपिक था, टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अब अगला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमें पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, आइए चित्र से समझते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब कोई प्रकाश किरण ए बिंदु मान लेते हैं इसको, तो ए बिंदु से प्रकाश किरण सघन से वायु में इस पास से एक सीधी किरण निकल गई। अब दूसरी किरण, आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये अभिलंब हो जाएगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर हट गई, तो ये हमारा आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अब आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा देंगे इस प्रकार, तो ये अभिलंब हो जाएगा। और आपतन कोण का मान इस प्रकार से बढ़ा देंगे कि ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर ही चली जाएगी। तो ये क्रांतिक कोण हो जाएगा 90 अंश। अब प्रकाश किरण आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा देंगे, क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ा देंगे आपतन कोण का मान, तो ये अभिलंब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस दौरान जो ये प्रकाश किरण गई वो सघन से विरल में ना जाकर उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब देखते हैं किरणें जैसे कांच में पड़ रही हैं, तो पूरा तो अपवर्तन, जैसे कांच से प्रकाश आ रहा है तो पूर्ण रूप से तो आ नहीं रहा होगा, कुछ न कुछ आंशिक रूप से रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे इस किरण का आंशिक रूप से परावर्तन, बट जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आंतरिक परावर्तन, तो क्या बोल रहे होंगे डेफिनेशन को, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार की किरण को जो अपवर्तक पृष्ठ टकराने के पश्चात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
अब आगे देखते हैं कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ शर्तें हैं। तो शर्तें क्या है? तो पहली शर्त ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्या? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ शर्तें हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ उपयोग हैं, इन उपयोगों को देख लेते हैं। उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा, जल में पड़ी परख नली का चमकना। परख नली का चमकना, ये घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब कांच में टूटी हुई दरार का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। अब चौथा पॉइंट क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका मिराज को बोलते हैं, मिराज। तो इसको हम लोग जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो गर्मियों के मौसम में दूर से ऐसे देखते हैं कि आगे जल भरा है, मगर जब वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। ये किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पांचवा पॉइंट, ठंडे प्रदेशों में उन मरीचिका। इसको लूमिंग बोलते हैं, लूमिंग। तो ठंडे प्रदेशों में जब धरातल की वायु ठंडी होती है और ऊपरी वायु गर्म होती है तो वस्तु हमें उल्टी हुई दिखाई देती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठंडे प्रदेशों में उन मरीचिका। तो ये कुछ दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग थे। अब इसके आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक है उन प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। छठवां, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा हानि के भेजा जाता है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है? तो प्रकाशिक तंतु
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा हानि के भेजा जाता है। तो ये प्रकाशिक तंतु कहलाता है। अब क्या होता है, इसकी रचना देख लेते हैं। रचना, तो रचना में क्या है कि 1.7 अपवर्तनांक वाले क्वार्ट्ज में 1.7 अपवर्तनांक का क्वार्ट्ज होता है, जिसमें 10⁻⁻⁴ मीटर मोटाई का एक अत्यंत लंबा तार होता है, जिसके बाहरी भाग पर 1.5 अपवर्तनांक का लेप कर देते हैं। तो इसके भीतरी भाग को क्रोड और बाहरी भाग को आधिपट्टन बोलते हैं। आधिपट्टन, क्लेडिंग, ये बोलते हैं। अब इसके आगे ये तो रचना हो गई, क्या कि ऊपरी भाग में 1.7 क्वार्ट्ज के अपवर्तनांक वाले अत्यंत लंबे तार में 10⁻⁻⁴ मोटाई का अत्यंत लंबा तार होता है, जिसके बाहरी भाग में 1.5 अपवर्तनांक का लेप कर देते हैं। इसे भीतरी भाग को क्रोड या बाहरी भाग को आधिपट्टन, क्लेडिंग बोलते हैं। अब इसका चित्र समझ लेते हैं। ये प्रकाशिक तंतु है। प्रकाशिक तंतु सीधा भी हो सकता है, इसका हो सकता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। जिस प्रकार से आप रचना कर दें प्रकाशिक तंतु कहलाता है। तो क्या होता है, इसके बाहरी भाग पर 1.5 अपवर्तनांक का लेप कर देते हैं, लेपन, इसी को आधिपट्टन बोलते हैं। आधिपट्टन 1.5 अपवर्तनांक का, और इसके भीतरी भाग पर 1.7 अपवर्तनांक का क्वार्ट्ज होती है, जिसे क्रोड बोलते हैं। अब जैसे जैसे चित्र बन रहा है, यह इसकी कार्यविधि होगी। तो इसके एक सिरे से प्रकाश किरण चलेगी और इसके एक भाग पर टकराएगी। ये इसका अभिलंब हो जाएगा। तो ये वायु है और ये अपवर्तनांक सघन माध्यम है। तो जब वायु से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इसे तो इस प्रकार से जाना चाहिए, मगर कि इस प्रकार से ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये अभिलंब हो जाएगा। अब आपतित किरण इस प्रकार से जाएगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। फिर इसमें यह अभिलंब हो जाएगा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। तो ये फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यही घटना बार बार होती रहेगी। ये घटना बार बार होती रहेगी। और जब ये दूसरे सिरे पर पहुंचेगी तो इसमें फिर से आंशिक अपवर्तन होगा। तो ये सघन माध्यम था और ये विरल माध्यम वायु है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये यहाँ जानी चाहिए मगर अभिलंब से दूर हटेगी तो इस प्रकार से किरण चली जाएगी। तो ये प्रकाशिक तंतु का था और ये इसकी कार्यविधि जो हमने रचना में बताई। तो जैसा कि आप लोगों को प्रकाशिक तंतु बताया जा रहा है तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा।
और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करता जाए, जिससे कि हम सभी को क्लियर करते चले जाएंगे। अब इसके कुछ उपयोग हैं प्रकाशिक तंतु के, उन्हें देख लेते हैं। उपयोग, तो दैनिक जीवन में प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर के, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट, सजावट के कार्यों में, सजावट के कार्यों में, तो सजावट के कार्यों में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। दूर संचार के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। हम लोग सजावट के कार्यों में जैसे शादी बारात में जाते हैं तो फव्वारे देखते हैं, फव्वारे निकल रहे होते हैं, तो ये प्रकाशिक तंतु के कारण होता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारे शरीर के भीतरी भागों की जांच करने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। दूर संचार के क्षेत्र में जैसे कि शहरों में पाइपों द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है बिना हानि के, तो ये प्रकाशिक तंतु के कारण होता है। और प्रकाशिक तंतु एक प्रकार से समझ सकते हैं एक जुगाड़ है कि बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, तो जुगाड़ ही है। तो इस प्रकार से ये प्रकाशिक तंतु के उपयोग हो गए। अब दोस्तों आगे का भाग मटेरियल है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जिसको भी कहीं भी समस्या आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का, और 350 सब्सक्राइबर भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के सपोर्ट से हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।